सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज सो सिंपल अबाउट? देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सिंपल वर्ड है ना, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है, इसका जो सिग्निफिकेंस इतना सा है कि इट सिंपली एग्जिस्ट इन नेचर। सबसे आसान ऑसिलेटरी मोशन जो आराम से आपको मिल जाता है, किसी को झूला झूलाने से लेके बुखार में कांपने तक, हर ऑसिलेटरी मोशन को आप जो नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट करता है उसको आप सिंपल हार्मोनिक मोशन से कनेक्ट कर सकते हो। उसकी इक्वेशन को SHM अभी पढ़ेंगे तो इक्वेशंस डेराइव करेंगे, उससे मैच करा सकते हो, है ना। नेचुरल ऑसिलेशंस जो है वो हुक्स लॉ पे बेस्ड होते हैं, और हुक्स लॉ स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए दिया हुआ ही है, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे फिर वायर की इलास्टिसिटी हो, है ना। इवन आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बीच में अगर कोई आदमी जंप मार रहा है ऊंचा नीचे, तो उसको भी इससे समहाउ रिलेट कर सकते हैं। ऑल ऑसिलेशंस इन नेचर इफ दे एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, फोर्सिबल नहीं होने चाहिए। फोर्सिबल तो आपने पेंडुलम पकड़ के ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, फिर रोक दिया है, फिर यहाँ लाके रोक दिया, तो वट एवर यू आर डूइंग फोर्सिबली वो नहीं। नेचुरली आप एक सिंपल पेंडुलम को पुश करके छोड़ दो, इट विल जस्ट स्विंग टू एंड फ्रो मूवमेंट, और वो क्या अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है ऐसे चल। तो इट इज़ नॉट अबाउट सिंप्लिसिटी इन द फंक्शंस, इट इज़ अबाउट इट सिंपली एग्जिस्ट्स इन नेचर। बहुत आराम से मिल जाता है। अब देखो SHM पढ़ने से पहले अपने को प्रजातियां पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली प्रजाति होती है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट या अराउंड फिक्स पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट, फिक्स की भी जरूरत नहीं, बाद में तो उसको भी अपन चला सकते हैं, अराउंड अ पॉइंट जिसको हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन। मतलब SHM को आप हिंदी में समझाओ किसी को तो मीन पोजीशन के अल्ली पल्ली नाचना है आपको। यू हैव टू मेक टू एंड फ्रो मूवमेंट लाइक अ गिटार वायर डज। गिटार के तार को खींच के छोड़ दो तो क्या करता है? दोनों तरफ नाचता है, वो भी SHM, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन इन्वॉल्व्स टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट, जिसको आप मीन पोजीशन बोलते हो, दोनों तरफ। अब देखो ये एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म मतलब दोनों तरफ अगर आप बराबर नहीं भी जा रहे हो तो भी ऑसिलेटरी है ना। तो ये कोई सच कोई इसकी कट मतलब कट टू कट डेफिनेशन पे नहीं जा सकते अपन कि ये ऑसिलेटरी है क्या, ये ऑसिलेटरी है क्या, है ना। मैं अपने घर जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ, क्या ये ऑसिलेटरी है? हाँ, शब्दों से तो लगता ही है, लेकिन तो ऑसिलेटरी एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। उसमें सब आवाज आवाज जो भी आ जा रहा है, जो रिपीट कर रहा है अपना मोशन, बस किसी एक फिक्स पॉइंट के अल्ली पल्ली नाच रहा है, उसको आप ऑसिलेटरी बोल सकते हो। तो हम तो इसका एक बहुत ही स्पेशल केस लेने वाले हैं आगे भी। बट बिफोर दैट लेट मी डिफाइन पीरियोडिक मोशन। ये क्या भला है? अ मोशन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच रिपीट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल। अब एक आदमी सर्कल में गोल गोल चक्कर काट रहा है तो वो पीरियोडिक है अगर उसकी स्पीड फिक्स है तो, लेकिन ऑसिलेटरी तो नहीं है। तो ये दो अलग टर्म्स हैं, पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये दो अलग चीजें हैं। एन ऑसिलेटरी मोशन कैन बी पीरियोडिक, है ना। एक ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकता है। इन जनरल अगर देखा जाए तो सारे ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक होना ही चाहिए, तभी तो आप एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रहे होगे। ये कोई मतलब ये जो सड़क पे टेम्पो चलते हैं, इनको भी लोग कहते हैं तो टेम्पो तो ऑसिलेट करता है, गोपालपुरा से रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा, लेकिन बीच में कई बार पंचर हो जाता है तो वो पंचर चेंज करता है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, बट स्टिल वी कैन कॉल इट। तो लिटरल मीनिंग अलग हो सकता है, बट ये कहना ठीक है कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन शुड बी पीरियोडिक। हमारी पर्सपेक्टिव में बात करें, ऑल ऑसिलेटरी मोशन शुड बी पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशन शुड नॉट बी ऑसिलेटरी, क्योंकि सर्कल में घूम रहे हो तो वो क्या ऑसिलेटरी, ठीक है। तो हमें बेसिकली एक ऐसा मोशन जो नेचर में सिंपली एग्जिस्ट करता है तो पढ़ना है, जो ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक तो है ही, ठीक है। अब खास बात यह है कि हर ऑसिलेटरी मोशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या भला है? रीस्टोरिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। देखिए जैसे कोई एक पोजीशन हो सकती है जिसको हम बोले मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इन अदर वर्ड्स कैन बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये वो जगह है जहाँ पे आप किसी भी पार्टिकल को आराम से रख के छोड़ सकते हो, पड़ा रहेगा ये,
है ना। अब मेरे को इक्विलिब्रियम तो मिल गया, बट आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मुझे टकले के सर के ऊपर संतरा नहीं रखना है, मुझे कढ़ाई में कंचा रखना है, क्योंकि इसको मैं अगर साइड में लेके जाऊंगा तो ये वापिस आएगा, चाहे मैं लेफ्ट ले जाऊं चाहे मैं राइट ले जाऊं, लेकिन इसको साइड में लेके जाऊंगा तो वापिस नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम भी मुझे स्पेसिफिक चाहिए। कौन सा इक्विलिब्रियम चाहिए? स्टेबल है। और स्टेबल की हमने बात पढ़ी है कि स्टेबल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मिनिमम, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब इससे ज़्यादा कम पोटेंशियल एनर्जी ना लेफ्ट साइड है ना राइट साइड है। इसीलिए तो वहाँ जाने के बाद वापस यहाँ आता है, क्योंकि एवरी सिस्टम हेड्स टूवर्ड्स लोअर पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। हर एक को किधर जाने की इच्छा होती है? जिधर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए। तकलीफ में कौन रहना चाहता है? हाई पोटेंशियल एनर्जी तकलीफ ही है ना, नहीं क्या? आपको ये जो डंडियाँ हैं, डंडी बिठा दूँ ऊपर जो क्लासरूम में ऐसे रॉड्स लगी, इसमें बिठा दूँ एक आदमी को, तो बैठा तो हुआ है, क्या दिक्कत है, रिलैक्स। लेकिन उसको लग रहा है ये जगह अच्छी नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है इसमें, थोड़ा भी दाएं बाएं हो गए तो वी कैन हैव अ हम्प्टी डम्प्टी फॉल, गिर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जब आपका मीन पोजीशन बता दिया मैंने, जो कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं इसको इधर सरकाऊंगा तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? बैकवर्ड्स। और यदि मैं इसको इधर सरका दूंगा तो इस पर इधर फोर्स लगेगा। इस तरह के डायरेक्शनल फोर्सेस को क्या कहा जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब उधर जाओ तो इधर, इधर जाओ तो उधर। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर उधर सरका दोगे तो इधर आएगा, इधर सरका दोगे तो वापिस आएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब हर ऑसिलेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, वरना नाचोगे कैसे? आपको उधर सरका दिया तो आप वापस आने की चेष्टा तो करो, और इधर सरका दो तो वापस आने की करोगे। अब मैं क्या करूँगा? इसको खींच के यहाँ ले जाके छोड़ दूंगा, क्या होगा? भाग कर जाएगा, और भाग कर जब मीन पे पहुँचेगा तो कुछ स्पीड गेन हो जाएगी, उस स्पीड के चलते दूसरी साइड निकल जाएगा। फिर दूसरी साइड इस तरह का फोर्स उस पर काम करेगा जो उसको रोक देगा, और रोक के आप एक पॉइंट पर रुकोगे तो आपकी हालत वही होगी जो मैंने आपको इधर साइड में ले जाके छोड़ा था। राइट साइड भी तो ले जाके छोड़ा ही था, वैसे ही तुम लेफ्ट साइड जाके छूट जाओगे, फिर क्या होगा? फिर भक्के वापस आएंगे, फिर मोमेंटम गेन कर लेंगे तो दूसरी साइड निकल जाएंगे। तो ये डांस करता है। हाँ, इसमें प्रैक्टिकली देखा जाए तो एनर्जी का लॉस होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो ऑसिलेशन डैम्पिंग होकर धीरे 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 खत्म हो जाता है। बट अभी फिलहाल अपन मान रहे हैं कि नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द टू एंड फ्रो मूवमेंट। कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ फालतूपन कुछ नहीं। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोला है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहा है कि हमारी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। एसएचएम की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जितना आप दूर जाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मीन पोजीशन से आप जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो पहली बात तो हम ये समझें कि अगर एक क्षण के लिए इसको x = 0 बोल दें, एक क्षण के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए बोल दिया मैंने x = 0, मीन पोजीशन को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है? x = 0। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि आगे मैं इस कंडीशन को विड्रॉ भी करूँगा कि चलो मीन पोजीशन अगर x = 0 नहीं होती तो क्या होता, वो बोलूँगा मैं, ऐसा आई एम गोइंग टू स्पीक। तो अगर मीन पोजीशन आपका x = 0 है तो मैं आपको जितना भी डिस्प्लेस करूँगा क्या वही आपका कोऑर्डिनेट होगा? मीन से मैं जितना दूर ले जाऊँगा वही आपका कोऑर्डिनेट है, क्योंकि आप तो आए 0 से। ठीक है, तो एसएचएम कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ रिस्टोरिंग, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप मीन पोजीशन से उसको 1 सेंटीमीटर ले गए हो तो अगर फोर्स एफ लग रहा है, तो 2 ले गए हो तो 2f लगना चाहिए था, 3 ले जाओगे तो 3f लगना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट दैट द रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विच यू हैव मेड, लेफ्ट एंड राइट बोथ। तो अब इस बात को अगर मैं प्रॉपर इक्वेशन दे के लिखूं प्रॉपरली सिस्टम से, तो एक तो ये आर हटाओ, तो रिस्टोरिंग बोल रहे हो आप, मैग्नीट्यूडों की बातें कर रहे हो, देन आर लिखने से कोई अलग टाइप का फोर्स हो गया ना। आई वॉन्ट यू टू राइट एफ, सो एफ इज गोइंग टू बी -kx। अब ये माइनस इस बात को कवर करता है कि ये फोर्स रिस्टोरिंग है। कैसे कैसे? अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव, और अगर x नेगेटिव है तो फोर्स अपने आप पॉजिटिव। तो ये माइनस साइन लगा के आप ये आर का टैग जो कि मैनुअल लगाया आपने, इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगली ही लाइन में मैं क्या लिख सकता हूँ? m d2x/dt2
मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर इस m को उठाल के इसके नीचे डाल दिया k बाई एम। अब वो कहते हैं कि आप हमारी बात माने और इस k बाई एम को लिख दीजिए ओमेगा स्क्वायर। बड़ी अजीब सी बात है, k बाई एम को आप c लिख सकते थे, कांस्टेंट तो c होता है, अकेला ओमेगा लिख सकते थे, आपने उसको स्पेशली क्या लिखना प्रीफर किया, ओमेगा का स्क्वायर। कोई कारण रहा होगा, कुछ जरूरी लॉजिक रहा होगा, इसीलिए ऐसा कहा होगा। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालना है। ओके, ये देखो इस जगह तक आ गए अपन, इस पॉइंट तक। दिस इज व्हाट आई जस्ट सेड। क्या ये ठीक है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, उसके बाद मैंने मास से डिवाइड कर दिया तो एक्सिलरेशन आ गया। एक्सिलरेशन की डेफिनेशन आपको ये लिख दी मैंने। मीनवाइल मैंने आपको इसको प्लॉट भी करके दे दिया बगल में, ये देखो। हाउ डू प्लॉट? इट इज अ नेगेटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह की लाइन बन जाती है। कई लोग को गलतफहमी होती है, सर एंगल तो 45 होगा ना। क्यों होगा 45? स्लोप तो आपका माइनस के है। अगर के की वैल्यू 1 हो तो आप एंगल 45 बोल दो, और एंगल भी पीछे से नापा हुआ, कायदे से तो 135 डिग्री हुआ ना, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ इसका प्लॉट करो तो बनता है। अच्छा, अगर मैं इसके यहाँ रिस्टोरिंग का टैग लगा दूँ तो फिर मैं इस माइनस को हटा सकता हूँ, क्योंकि जब मैं रिस्टोरिंग बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइड पे खड़े हो तो एक्सीलरेशन नेगेटिव, और नेगेटिव साइड पे खड़े हो तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। मतलब ये मेरे लिए बहुत, मेरे एसएसएम चैप्टर में ये मेरे बहुत काम की चीज़ है। मैं माइनस नहीं लगाऊंगा आगे। इस माइनस को अपन क्या बोल के उड़ा देंगे हवा में, रिस्टोरिंग लिख रहे ना अपन, तो बार बार एक माइनस लिखना पड़ता है फालतू। तो मैं मैनुअली सेट हूँ कि अगर मैं पॉजिटिव साइड गया हूँ तो एक्सीलरेशन किधर होना चाहिए, उल्टा। तो मैं मैनुअली एक्सीलरेशन बैकवर्ड ही लिखूंगा। तो व्हाई डू आई नीड टू पुट माइनस साइन व्हेन आई एम राइटिंग इट बैकवर्ड्स? तो आई डील विद मैग्नीट्यूड्स। ये धीरे धीरे हमको अभी आगे बढ़ेंगे तो आदत हो जाएगी। अब बात आती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? अब देखो, डबल डिग्री की इक्वेशन है ना। अब या तो हम इसमें डबल डिग्री सीखे और सॉल्व करके आंसर निकाले, उसमें भी हमको कई चीज़ें हम पे थोप दी जाएंगी कि डबल डिग्री की इक्वेशन ऐसे सॉल्व होती है, ये होती है, वो होती। हमें इसका सॉल्यूशन सीधा दे दिया गया है। किसी इक्वेशन, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो? तुक्का मार के एक रूट डाल के देखते हो उसके अंदर, फिर x-1, अगर 1 रूट है उसका तो फैक्टर निकाल लेते हो, फिर क्वाड्रेटिक बना, यही तो करते हो। इसका मतलब क्यूबिक निकालने का ऐसा कोई सॉल्यूशन हमारे पास तरीका नहीं है। चौरबिक, पंचबिक, इनका तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। 4 पावर दवा, ठीक है, जय श्री राम, हो जाए बढ़िया। ग्राफ व्राफ प्लॉट कर लो तो ठीक है, थोड़ा आइडिया अंदेशा लग जाता है कि इसके आसपास ही और एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो एक रूट तो ये मिल गया, लप्पा ही तो मार सकते हैं अपन, है ना। यहाँ हमें एक इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या दिया है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, देखो। इसका इक्वेशन दिया है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो कि ये इक्वेशन जो है, इसमें क्या क्या तो नया आया है। देखो, ओमेगा तो इसमें था, ओमेगा तो इसमें था। तो जो नए खिलाड़ी आए हैं उनको मैं अलग कलर से लिखना चाहूँगा। There are 2 constants which have been added and they are a and 5. 2 कांस्टेंट कैसे आ गए? अरे डबल डिग्री की इक्वेशन है, हमने नहीं की, लेकिन 2 बार तो इंटीग्रेट हुई होगी, 2 बार इंटीग्रेट किया तो 2 कांस्टेंट आ गए। तो a इज अ कांस्टेंट एंड 5 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। यहां मुझे देख के लगा कि यार अच्छा हुआ इसने ओमेगा स्क्वायर कर दिया, वरना अगर इसको ओमेगा स्क्वायर नहीं करते तो यहां रूट आ जाता, है ना। यहाँ स्क्वायर है और वहाँ स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब वहाँ उसका रूट है, जो व्हाटसोएवर इज रिटन हियर, उसका उसके अंदर क्या आने वाला है, रूट। इसीलिए उसका ओमेगा स्क्वायर को इंट्रोड्यूस किया गया होगा। और भी आप चेक कर सकते हैं इसको। हाउ डू यू बिलीव दैट द रिटन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन? कैसे विश्वास करें भाई, आप कह रहे हो सर इसलिए सही हो, ऐसे नहीं। वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम्स एंड सी कि डबल डेरिवेटिव इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो जब मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा x को, तो वेलोसिटी आ जाती है वैसे, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, और एक ओमेगा बार उल्टी कर दी। एक और बार डिफरेंशिएट करो तो अभी माइनस भी आ जाएगा और एक ओमेगा और आ जाएगा।
तो 2 तो ओमेगा आ गए और 1 माइनस आ गया और वापिस आप खुद ही आ गए। तो यही तो हम चाह रहे थे। कौन है ये? x। तो आ गया ना माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मतलब अ फंक्शन विच इज टू बी डिफरेंशिएट 2 बार शुड जनरेट 2 कॉन्स्टेंट्स ओमेगा ओमेगा एंड अ माइनस साइन। वो साइन नहीं हो सकता है। चलो इसी बात पे एक बात बताओ, अगर प्लस होता तो उसका आंसर क्या होता? अगर सपोज यहां प्लस लगा हुआ है, यहां प्लस लगा हुआ है, तो उसका एक्चुअल सॉल्यूशन होगा a e रेज टू पावर ओमेगा टी प्लस b e रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी। ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आप करके देखो मन में 2 बार डिफरेंशिएट। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? ओमेगा एंड ओमेगा। और इसको करोगे 2 बार तो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा। तो माइनस माइनस तो खत्म होगा, तो ले देंगे क्या हुआ? ये खुद ही आ गए दोनों वापस और ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विद प्लस साइन इज दिस। अब ये मैथ्स में देखो जितना डीप जाओगे उतनी नॉलेज बढ़ती जाती है। फिलहाल इस बात का यहाँ कोई मायना नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर प्लस आ जाए तो इसका आंसर ये है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार जेईई एडवांस में आई हुई है। एक सवाल आया था कोरियोलिस फोर्स के ऊपर, है ना, वो देखेंगे जब आगे कभी बात करेंगे उसके बारे में। बट फिलहाल ये तो दैट वाज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। या लिखा रख दूँ प्लस वाली इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो फिलहाल तो लौट के आते हैं घर पे अपन। हमारा आंसर जो है वो क्या हो चुका है? ये व्हाट इज द एक्सप्रेशन विच टेल्स अस आवर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। मतलब आपके इस पूरे x का सबसे ज्यादा वैल्यू ये है दोनों तरफ। मतलब यू आर गोइंग टू गो प्लस a दिस साइड एंड माइनस a ऑन द बैक साइड। इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये तो शूट भी करता है, शूट भी करता है, क्योंकि नाचते वक्त हमारे दोनों तरफ सीमाएं निर्धारित हैं और हमें बीच की वैल्यूज को मतलब बीच की जो वैल्यूज हैं उनको आने वाले समय में हमें ऑक्यूपाई करना है। आगे जाना है, पीछे आना है, फिर पीछे जाना है, फिर आगे आना है, आगे सब करना ही है। तो इससे बढ़िया व्यवस्था कौन कर सकता है आपके लिए साइन के अलावा? साइन कह रहा मेरा काम है ठुमकना -1 से +1। आप बता दो, मैं तो -1 से 1 नाच लूँगा, आप कह रहे हो -5 से 5 नाचना है, तो मेरे एक्सप्रेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना नाचना है बता दो ना, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन तो डांसेगा कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1। अब तुम -10 से +10 नाचना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो द सेम फंक्शन विल नाउ ऑसिलेट बिटवीन -10 एंड +10। तो इसका मतलब आंसर जो आया है वो सूट तो कर रहा है। क्या ये तो मानते हो ना आपकी इस फंक्शन का वेरिएशन -a से +a है और SHM में यही करना है। अब बात आती है ये कौन लोग हैं, ये अंदर क्या भर रखा है? तो अंदर ये भर रखा है, देखिए आपको अलग अलग समय यहां पर डालने हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड डालते रहो यहाँ पे। तो जो आप यहाँ टाइम डालोगे वो ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, उसमें फाई ऐड होगा और एक एंगल निकल के आएगा, उसका साइन लेना है आपको। अब वो एंगल तो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंगल रेडियन में होगा। अब वो एंगल 0 और 2 पाई के बीच, या 2 पाई से ज़्यादा भी हो सकता है। साइन तो 350 पाई का भी साइन होता है भाई, तो वक्त चलता रहेगा, वो साइन को तो रोक सकते नहीं आप। डू यू नो दैट साइन 650 पाई भी होता है कुछ। अब पहला सवाल मेरा उठता है कि आपने सिंबल ओमेगा ही क्यों लिया? पहला प्रश्न तो ये, ओमेगा ही क्यों लिया? c² भी तो लिख सकते थे। ओमेगा लेने का एक पर्पस है। दूसरा बात, ये जो अंदर पूरा इतना चमगादड़ लिखा हुआ है ओमेगा टी प्लस 5, इसका आप साइन ले रहे हो तो टू सम एक्सटेंट इट हैज टू बी सम एंगल, क्योंकि साइन तो देखो एंगल का ही लेते हैं। तो ये कुछ तो एंगल है, क्या है अभी हमको नहीं पता, बट ये ओमेगा टी प्लस 5 सम एंगल। तो पहली बात तो हमने इस ओमेगा टी प्लस 5 को एक नया नाम देने का फैसला किया है, फेज। क्या फेज चल रहा है? अच्छा बुरा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, फेज। एक एसएचएम में ये जो साइन ले रहे हो आप जिस एंगल का, उस एंगल को हम क्या पुकार रहे हैं? फेज। और जरा इस फेज में टी 0 डाल दो तो ये टर्म तो खत्म हो गई, तो बचा क्या? फाई। इसका मतलब फाई इज द वैल्यू फ्रॉम विच द फेज हैज स्टार्टेड। तो फाई को क्या बोल दिया? इनिशियल फेज। अब साइन थीटा को हम बड़े भली भांति समझते हैं। हम भी जानते हैं कि भाई साइन 0 0 होता है, साइन π/6 हाफ होता है, π/4 1/√2 होता है, π/3 √3/2 एंड π/2 is 1।
तो अब बात आती है यार कि एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है, मैंने एक पार्टिकल को स्टार्ट कर दिया, वो एसएचएम कर रहा है, मतलब वो तो ठक्की टिकी ठक चालू हो गया, कर रहा है, आप उसको देख रहे हो, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, करे जा रहा है। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि सर हम एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हैं जिस फंक्शन में हम टाइम डालें तो जो जगह निकल के आए वो जगह पे मुझे दिखना चाहिए। तभी तो कहते हैं मैपिंग करना। पार्टिकल तो नाच रहा है, आपका फंक्शन इसके हरकतों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है यहाँ पर किसी टाइम पे, तो वो टाइम यहाँ डालने पे इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, तभी तो आपका फंक्शन इसका फंक्शन है। बाकी तो भगवान ने किसका फंक्शन लिख दिया आपने। अगर आपके इसकी वैल्यू, इस अंदर के कबाड़ी की वैल्यू पाई आ जाती है तो पार्टिकल मीन को क्रॉस करना चाहिए। मतलब पार्टिकल वो करे तो सही जो ये फंक्शन बोल रहा है, तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि रिपीटेड मोशन है। अपन गणेश जी की आरती उतारते हैं तो आमतौर पे आदमी बॉटम से स्टार्ट करता है, देयर इज नो रूल। आपके चमके की आरती उठाई, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम साइड में, कहीं से भी कर पाओ चालू। तो एसएचएम भी तो कहीं से चालू हो सकता है ना। आपका मन कहता है सर मीन से चालू होना चाहिए, बढ़िया जगह से चालू करो ना। आदमी अगर एसएचएम स्टार्ट करे तो यहां से स्टार्ट करे ना, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि आप यहां से स्टार्ट करिए और बी पॉजिटिव सर, पहले इधर जाओ। लेकिन आपको लगता है कि यही होगा, हमेशा नहीं होगा। लोग कहेंगे आओ एसएचएम करते हैं, मैं कहेंगे इधर जाएंगे पहले। अब ये क्या है, मतलब साले नाले में चला गया पीछे और नाले में जा रहा है, इसका मतलब t = 0 पे तो तू यहाँ है, तो मेरे फंक्शन का तो रायता पहन दिया तूने। तो मुझे इस फंक्शन को सिखाना पड़ेगा। देख यार, देख जो भी है वाटर का पे t 0 डालने पे पार्टिकल यहाँ आना चाहिए, सीधी सी बात। तो साइन थीटा को तो पता है कि मेरे को क्या बताओगे तो मैं ये वैल्यू दे दूंगा। जरा समझने की कोशिश करो। अगर ये वैल्यू आपके -a/2 है, -a/2, तो मैं चाहूंगा कि इस a पे फोकस मत करो, -1/2 पे फोकस करो। और -1/2 का मतलब क्या है? इस गधे की वैल्यू क्या आनी चाहिए? -π/6 या फिर π + π/6 व्यवस्था करके लाया हूं आपके लिए। देखिए साइन अगर 0 है, मतलब साइन 0 यहां पर है, आप मुझे साइन थीटा का वेरिएशन पैटर्न समझो। साइन जब π/6 होता है तो हाफ होता है, π/4 होता है 1/√2 होता है, √3/2 एंड 1। ये साइन की वैल्यूज हैं, तो ये तो सबको याद होती है। अच्छा, अच्छी बात है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी यही वैल्यू आती है, बस द पैटर्न इज डिक्रीजिंग एज द एंगल इंक्रीजेस। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन के लेने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो बढ़ रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में घटेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में नकारात्मक दिशा में जाएंगी और जाती रहेंगी, और चौथे में भी नकारात्मक है लेकिन आ रही है। फर्क है। ये होता है कि आदमी गर्त में जाया जा रहा है, वो लौट के आ रहा है, जब वो वापस आ रहा है गर्त से तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, वापस आ रहा है ना यार। ये आपके सामने साइन का मैंने चार्ट बना रखा है, ये देखा हुआ होगा साइन का चार्ट अपना, है ना। तो आप देखो द वे साइन थीटा वेरीज, जिस अंदाज में साइन थीटा वेरी कर रहा है उसी अंदाज में हमारा पार्टिकल वेरी करता है। अगर साइन के आगे जो एंगल लिखा हुआ था फेज, जिसको मैं फेज बोल रहा था, अगर वो फेज π/6 हो जाए, फेज बोले तो ωt + φ, इसकी वैल्यू अगर π/6 हो गई तो अगले क्षण π/6 नहीं होगी, π/6 से ज्यादा ही तो होगी। इसका मतलब फेज का जो वेरिएशन है वो तो इसी स्टाइल में चलेगा। आप बता दो आपको चालू कहां से करना है। ये तो मैं आरती उतार रहा हूं, मैं तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर भाई साहब इसकी वैल्यू t = 0 पर 0 आ रही है तो मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा ऐसे ही। फिर आपने कहा नहीं सर ये ठीक नहीं है, हमारा पार्टिकल तो सर ये x = 0 है, हमारा पार्टिकल x = +a/2 पे होना चाहिए t = 0 पे। हमारा पार्टिकल यहां मेरे को दिखना चाहिए t 0 पे, घड़ी में 0 दिखूं वहां देखूं तो वहां दिखना चाहिए। तो मेरा सवाल होगा वहां दिख के क्या देख लेगा तू? क्योंकि वहां दो सूरतों में दिख सकता है वो, एक बार तो राइट साइड जाते वक्त और एक बार वापस आते वक्त। तो आप देखो
a/2 को a हटाओ, हाफ, व्हेन इज sin थीटा प्लस हाफ, आइदर एट 30 और 150। तो 30 में वो कब होगा? जब वो मीन पे है और दूर जा रहा है। और अगर वो मीन पे है और वापस घर आ रहा है तो फिर आपको इसकी वैल्यू क्या मांगता है? π/6। t0 पे इस पूरे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी? π/6, 5 π/6। तो देखो इसमें इतना सेंस होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप t0 डालोगे तो ये तो मर ही जाएगा पहला पार्ट। तो ले देखिए किसकी जिम्मेदारी है? फाई। इसीलिए उस फाई को क्या बोला गया है? इनिशियल फेज, है ना। अब आप समझने की कोशिश करें, ये जो सारे एंगल लिखे हैं ना, जिनको मैं एक आध को गोले गोले मार रहा हूँ, ये सब के सब क्या है? फेज। इनमें से कौन आपका इनिशियल फेज बन जाए ये आप पे डिपेंड करता है। सपोज तुमने कहा हमारा पार्टिकल साहब -a/√2 पे है, मैं फिर एक सवाल पूछूंगा, -a/√2 पे तेरा पार्टिकल 2 बार हो सकता है, एक बार पीछे जाते वक्त और एक बार घर आते वक्त, तो वो भी तो बता। तो आपने कहा माय पार्टिकल इज एट -a/√2 एंड इज गोइंग नेगेटिव, मतलब ये उठाना है। तो मेरा वो जो एक्सप्रेशन था ना, a sin ωt प्लस 5 π/4 यहाँ डाल दो। मतलब ये जो चक्का है अंदर का, इसकी गिनती चालू ही कहाँ से होगी? 5 π/4 से। भाई ये तो बेचारा ईमानदारी से बढ़ेगा ना, ωt तो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने बगल में चौधरी लिख दिया तो ωt जो भी होगा वो तो चौधरी तो ऐड हो गया, तो गिनती कहाँ चालू हुई? वहां से, है ना। भाई आप गिनती स्टार्ट करते हो, गिनती आपकी 0 से चलेगी, घड़ी तो 0 से स्टार्ट होगी ना। लेकिन घड़ी 0 से स्टार्ट होने के बावजूद भी आपका जो फेज है वो 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कभी भी किसी एसएचएम की इक्वेशन फाइनलाइज करने से पहले उससे 2 सवाल पूछोगे। पहला, एक तो मेरे को तू ए बता दे, ए से क्या पता लगेगा कि दोनों छोर पे कितना अधिकतम नाचना है मुझे। तो उसने कहा 10 सेंटीमीटर, तो बाहर 10 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर उसका साइन, फिर उससे पूछोगे ओमेगा बता, ओमेगा बता देगा। ओमेगा कैसे बताएगा वो अपन अभी आगे देखते हैं, हम ओमेगा निकालना भी सीखेंगे सिस्टम से। बट फिलहाल अभी ओमेगा पे हमारा जोर नहीं है, हमारा जोर किस पे? फाई पे। ना हु द हेल इज फाई? फाई इज द एंगल अमंग्स व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन। इन तमाम एंगलों में से आपको एक फाई चुनना पड़ेगा। वो आप कैसे चुनेंगे? वो क्वेश्चन में बोलेगा वो t0 पे, मैं तो यहाँ हूँ t = 0 पे, तो π/2 डाल देना। आप डाल के तो देखो π/2, आनंद आ जाएगा आपको। जैसे ही यहाँ π/2 भरोगे, जरा डालो t = 0, नहीं कन्वर्ट मत करो, ऐसे करके जरा t0 डालो, cos पाई आगे एक। अब t0 के हल्का सा बाद वाला डालो, तो कुछ चूजा कुछ होगा ना, ये आधा पौन कुछ तो होगा, वक्त आगे बढ़ेगा तो ये π/2 में ऐड हो जाएगा। π/2 में ऐड होगा तो आप ये एंगल अक्वायर करने की पोजीशन में आ गए। मतलब आप वहां थे और आने वाले वक्तों में आप मुझे क्या क्या वैल्यूज अक्वायर करके दिखोगे? वापस आते हुए दिखाई दोगे। बिकॉज दिस फेज, दिस एंगल विल ऑलवेज इंक्रीज, बट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। तो आपको एक तो ये बात समझनी है कि एसएचएम के ट्रैक के ऊपर, थोड़ा ढंग से फोकस करो इस बात को, एसएचएम के ट्रैक के ऊपर वेरियस पोजीशंस जैसे a/2, a/√2, √3a/2, ये सारी वेरियस पोजीशंस है, ये सारी वेरियस पोजीशंस है। इन सारी वेरियस पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग हमने क्या एक चीज लिंक करी साथ में? एंगल। मतलब आपसे कोई कहता है कि हम साहब a/2 पे हैं और हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं, तो इतना बड़ा चौथा बोलने की बजाय बोल दो हमारा फेज π/6 चल रहा है। अगर कोई आपसे कहे मेरा फेज अभी π/6 है, तो उसका मतलब क्या है? जो उसने बोला उसका साइन ले लो, हाफ। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये a/2 पे है, पॉजिटिव जा रहा है। आप सोचो सिर्फ इस π/6 में कितनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। कोई आपसे कहता है हम तो सर 4 π/3 पे हैं, तो 4 π/3, अब यहाँ तोते उड़ जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं है साइन क्या होता है। फिर भी आदमी तुक्का मार मेहनत करता है, एंगल बनाता है, 4 π/3, साला एंगल कौन से क्वाड्रेंट का सोचता है आदमी। सो थिंकिंग करा के ले देके सॉफ्टवेयर एडिट करके मालिश करके पता लगाएगा सर हम -√3/2 पे हैं और नेगेटिव जा रहे हैं। जो साइन इस एंगल पे कर रहा है वो ही आप कर रहे हो, और जो साइन बताओगे उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना? a, क्योंकि साइन तो बोलेगा मैं तो √3/2 पे हूँ माइनस, बट आप -√3/2 पे थोड़ी हो, आप a टाइम्स -√3/2 पे। तो वट एवर एंगल इज रिटन इन दिस डायग्राम represents positions acquired by the particle performing SHM. इन एंगलों को क्या कहा जाता है? फेज। और इनमें से जो आपका शुरुआती एंगल है उसको कह दो आप इनिशियल फेज, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ओके, एंड बाय द वे ये सिंबल ओमेगा ही क्यों दिया होगा? आपको मैंने फेज के बारे में क्या बताया? ωt + φ। इज दिस योर फेज?
इज इट सम सॉर्ट ऑफ एंगल? कैन यू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम? तो क्या आता है इसको डिफरेंशिएट? ओमेगा। इसका मतलब एक एंगल का रेट ऑफ चेंज है ये सिंबल, और एक एंगल का रेट ऑफ चेंज कौन सा सिंबल सूट करता है? ओमेगा ही करता है, इसीलिए ओमेगा दिया। और कहीं ना कहीं कोई तो रोटेट कर रहा है। भाई एक आदमी एसएचएम कर रहा है, उससे पूछो गोल गोल घूम रहे हो आप, तो क्योंकि एंगल गोल गोल घूम रहा है, वो कह रहा है कौन सा एंगल है? तो एक पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है ऐसे, तो उसमें कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? तो आपको नहीं लगता कि ये सारे एंगल्स नजर नहीं आते? ये तो कुछ इमेजिनरी थ्योरी है जो जबरदस्ती आपने अटैच कर दी। ये बेसिकली किसका एंगल है? साइन का एंगल है। अब साइन का एंगल यहाँ दिख तो रहा नहीं मुझे कुछ, कौन सा एंगल है ये? कहीं दिख रहा है? मैंने तो आज तक ये ऐसा एंगल 30 डिग्री देखा नहीं। कौन सा एंगल है? तो इसकी भी एक अलग इमेजिनरी थ्योरी अपने को बनानी पड़ेगी। तो किसी का तो एंगल हो, ये आप कह रहे हो ना ये एंगल है, ये एंगल है। ये एंगल किसका एंगल है? पता नहीं किसका एंगल है, जिसका साइन लेना है। और साइन लेने से पार्टिकल के पोजीशन का वेरिएशन पैटर्न आ जाता है। इसका मतलब उस पार्टिकल का एंगल तो नहीं है, तो किसका एंगल है? कोई तो होगा, देखते हैं। उसको बुनाना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको अपन कहते हैं फेजर। एक वेक्टर इमेजिन करना पड़ेगा जो इसके पास नहीं। अभी पार्टिकल कह रहा, हम तो ठुमक रहे, कौन सा वेक्टर है? मैं तो एसएम कर रहा हूं। कौन? तो तेरे साथ एसोसिएट करूंगा एक थ्योरेटिकल वेक्टर जिसकी लंबाई होगी a, और वो गोल गोल घूम रहा होगा। अभी करते हैं उसके बारे में भी आगे बात। अपन ने एक वेक्टर इमेजिन किया, वो वेक्टर लंबाई a है और किससे घूम रहा है? ओमेगा से। लेट से उसका एंगल मैंने फाई बोल दिया एक्स एक्सिस के साथ स्टार्टिंग में। तो अभी इसका वाई प्रोजेक्शन निकालो इस वेक्टर का, तो क्या आएगा? a साइन फाई। थोड़ा देर में ये घूमेगा वक्त के साथ, तो टाइम टी में कितना घूम जाएगा? ओमेगा टी, क्योंकि इस वेक्टर को किस रेट से घूमता हुआ माना है अपन ने? ओमेगा से। तो इसका ओवरऑल एंगल वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसका अब टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। सो व्हाट इज द ओवरऑल वाई प्रोजेक्शन नाउ? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वही आपका सॉल्यूशन है। तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि दिस एक्सप्रेशन is the y projection of a rotating vector. And what happens to the y projection when you are in first quadrant? The y projection increases. When you are in the second quadrant, the y projection is positive but it falls. When you are in the third quadrant, the y projection develops negatively. And when you are in the fourth quadrant, the y projection again comes back to 0. तो ये वो जो मैंने चार्ट बनाया था वहाँ पे, तो वहाँ पर मैंने ये जो कई लोग को लग रहा था कि ये क्वाड्रेंट्स में लिख दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ तो वैल्यूज लिख दी मैंने, क्वाड्रेंट्स तो मैंने अब दिखाए हैं आपको। ठीक है, जब आप इधर जाएंगे तो वो वाला वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में तमाशे कर रहा हो? फर्स्ट। जब आप वापस लौट के आ रहे हो तो वो वेक्टर सेकंड। जब आप इधर जा रहे हो तो वो वेक्टर थर्ड में होगा। जब आप इधर आ रहे हो तो वेक्टर फोर्थ में होगा। ठीक है, सो पोजिशंस आर कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज अक्वायर्ड बाय वाई प्रोजेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, एंड दैट वेक्टर उसकी लंबाई क्या रखनी है? ए, और उस वेक्टर का रोटेशन रेट क्या रखना है? ओमेगा। इसका रोटेशन रेट ओमेगा है और इसका लंबाई जो है वो ए है। और इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? फेजर। ये है फेजर। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गए? फाई का नाम हो गया इनिशियल फेज, इस पूरी दुकान का नाम हो गया फेज, और एक वेक्टर ले लो जिसका लंबाई ए है, वो ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है, उसको बोलते हैं फेजर। और ये जो फेज है उस फेजर का एंगल है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है जो पार्टिकल परफॉर्मेंस दे रहा है, that can be equated to the y projection of that vector. x कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं है उसका, x प्रोजेक्शन का कोई काम नहीं है, y प्रोजेक्शन का काम। क्योंकि y प्रोजेक्शन ही साइन थीटा होता है। cos थीटा कौन सा प्रोजेक्शन होता है? x। तो हमको तो साइन वाला फंक्शन चाहिए, इसलिए cos तो नहीं लेंगे। ठीक है जी, कितना देर में ये फेजर पूरा गोला घूम के आ जाएगा? 2 पाई ओमेगा। यही आपका रिपीटेशन पीरियड है, क्योंकि आप लौट के घर आ गए ना। साइन थीटा का रिपीटेशन पीरियड क्या होता है? 2 पाई ओमेगा। फेजर ओमेगा से घूम रहा है, तो कितनी देर में पूरा गोला कंप्लीट हो जाएगा? 2 पाई ओमेगा। यही आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अगर आपको कोई ओमेगा दे दे तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करना है। 2 पाई ओमेगा, खत्म बात। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा का एक स्टाइल है। साइन थीटा स्टाइल है, यहाँ से यहाँ वैल्यूज वेरिएशन में जो टाइम लगता है वो यहाँ से यहाँ लगता है, वो यहाँ से लगता है, वो यहाँ से लगता है। 0 से a जाने में जो टाइम लगेगा
ए से वापस आने में वही लगेगा, लेकिन एक और बात है, 0 से a/2 जाने में जो टाइम लगेगा a/2 से a में वो नहीं लगेगा। जरा इस चित्र पे आप फोकस करें, आपकी वैल्यू 0 से a/2 गई तो कितना फेज एंगल चेंज हुआ? 0 से π/6, मतलब प्रथम 30 डिग्री में ही आप 0 to ½ तो जा चुके हैं, और अभी पूरा 60 डिग्री जाओगे तब जाके आपको कौन सी वैल्यू एक्वायर करके दूंगा मैं? 1। तो साइन थीटा जब राइज करता है, साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? आप देखो ना, शुरू में भन्नाट राइज किया और बाद में भन्नाटनेस कम होती जा रही है। साइन थीटा राइज कर रहा है शुरू में जल्दी जल्दी, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे राइज करने की एबिलिटी कम हो रही है। तो साइन थीटा को एक्चुअली कितना राइज करना होता है? 1। साइन थीटा हैज टू राइज बाय व्हाट डिस्टेंस? 1। तो 1 में वो 0 से ½ तो चला जाता है जल्दी जल्दी, और ½ से 1 जो नेक्स्ट वाला ½ है वो धीरे जाता है। कैसे आप मानोगे कि धीरे जाता है? अरे मानना पड़ेगा ना, आपका फेजर ओमेगा से घूम रहा है, तो आपका फेजर 0 से 30 डिग्री घूमेगा, उसमें ही आप a/2 पहुंच गए, और यहां से π/2 जाओगे तब अगला a/2 कवर होगा। तो ये तो डबल एंगल हो गया ना, मतलब यहां पे अगर 4 सेकंड लगे तो यहां 8 सेकंड लगेंगे, क्योंकि फेजर का रोटेशन रेट तो सेम है। साइन की वैल्यूज का वेरिएशन बराबर नहीं हुआ है, लेकिन फेजर का रोटेशन रेट कांस्टेंट है। अभी आपने 2 मिनट पहले क्या एक्सेप्ट किया कि द रोटेशन रेट ऑफ फेजर इज फिक्स, तो हर बराबर एंगल बराबर में ही तो चलेगा, है ना? द रोटेशन रेट ऑफ फेजर इज कांस्टेंट। तो अगर आप x = 0 इसको मार्क करते हैं और पार्टिकल एसचेम कर रहा है, तो हमने सपोज ये प्रश्न पूछा कि हमें x = a/2 से x = √3a/2 पहुंचना है, तो कितना देर लगेगा? तो हमें a/2, तो आर वी गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो a/2 में a को छोड़ो, ½ साइन थीटा ½ एंड इंक्रीजिंग कब होता है? π/6। a को छोड़ो, √3/2 और इंक्रीजिंग π/3, कितना एंगल चेंज आया? π/6 डिवाइड बाय ओमेगा, दैट इज द टाइम टेकन फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है? द फेजर शुड रोटेट बाय व्हाट एंगल सो दैट यू कम बैक टू द सेम पोजीशन इज 2π, एंड वन ऑसिलेशन मींस योर फेजर शुड रोटेट बाय 2π। इसीलिए टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? 2π/ω, ये कह रहे हैं। ओके, आओ जरा इसे पढ़ लें। हमने इसको डिफरेंशिएट ठोका, ये तो वेरीफाई करा दिया ना, तो वेरीफाई v को डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, फिर और एक बार डिफरेंशिएट किया तो सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज इज ओमेगा, इसलिए सिंबल ओमेगा भी सूट करता है। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड? 2π फेज चेंज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन। और जो आप इक्वेशन का सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, ये वाला, इसमें ये माना हुआ है कि आपकी जो मीन पोजीशन है वो x = 0 है। अगर x = 0 मीन पोजीशन नहीं है तो फिर कोई और होगी। तो द करेक्ट एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन विल लुक लाइक दिस, x = x0 प्लस जो भी आपका नाच गाना है। अगर आप इसमें x0 की वैल्यू 0 डाल दोगे तो ये आ जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप x = 7 पे डांस कर रहे हो 2 का, तो यू गोना गो टू 7 + 2 एंड 7 - 2। तो ये कैरेक्टर तो 2 से -2 नाच लेगा, तो ये कैरेक्टर क्या करेगा? उस 2 से -2 में क्या ऐड कर देगा? 7। तो 7 में 2 और -2 का डांस ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली 5 और 9 के बीच का आ जाएगा। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि भाई मीन पोजीशन आपकी x = 0 नहीं है, तो उसकी इक्वेशन की शक्ल फिर ऐसी होगी, x0 + a sin ωt + 5। फेजर आपको मैंने बता ही दिया कि इनिशियल फेजर ये था, ये घूम के चला गया। y प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज, दिस अपर इक्वेशन इज नथिंग बट द y प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर एट एनी इंस्टेंट। ओके, जरा इस पर फोकस करें। मैंने आपको दो SHMs दिए। एक SHM तो है x1 = a cos ωt। पहली बात तो cos लिखते ही आपको लग गया यार स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो कोई नहीं, हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, हमने साइन कर दिया और 90 जोड़ दिया उसमें। तो इस चित्र को देख के क्या लगता है आपको? इसको देखकर लगता है कि फेजर की लंबाई a है
और t इक्वल टू 0 पे उसका एंगल π/2 होना चाहिए। मतलब इस फर्स्ट वाले का इनिशियल फेजर ये है और यहां से गोल घूमना चालू करेगा वो। वाई प्रोजेक्शन क्या है इस वेक्टर का? a, और जरा t0 डालो इसमें तो वैल्यू भी क्या आ रही है? a। तो उसका वाई प्रोजेक्शन और आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए ना। ठीक है, देखो बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी एक्सप्रेशन को ऐसे जमाना पड़ेगा, यहाँ a चाहिए, a ही नहीं प्लस a चाहिए, साइन चाहिए, प्लस ओमेगा टी चाहिए और बगल में कबाड़ा चाहिए। ये जो भी कबाड़ा बच गया वही आपके वेक्टर का एंगल है x एक्सिस के साथ। तो देखो फर्स्ट वाले में मैंने आपको बिगाड़ के दिया, कॉस दे दिया, तुमने अपना सामर्थ्य दिखाया और शौर्य और वीरता के साथ इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो जब आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया तो ये तो बिल्कुल तुलनात्मक हो गया ओरिजिनल सॉल्यूशन से। तो जब सभी कंपेरेबल हो गया तो ये बच गया जो कौन है? आपका इनिशियल फेज, मतलब आपके फेजर का एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये देखो, क्या ये आपका फर्स्ट वाले का फेजर है? सिमिलरली सेकंड वाले का फेजर ये इन दोनों के फेजर्स ड्रॉ कर दिए अपन ने। अब ये फेजर यहाँ पड़े तो रहेंगे नहीं, वक्त तो आगे बढ़ेगा एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू रोटेट विद देयर करस्पॉन्डिंग ओमेगास एंड बाय द वे दोनों का ओमेगा सेम है। तो ये दोनों अपने अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू करेंगे। ठीक है, क्या इनके बीच का एंगल चेंज होगा? इनके बीच का फेज डिफरेंस 60 है, 60 ही रहेगा क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है। ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अजीब है, एंगुलर वेलोसिटी बोलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बोल दिया। एसटीएम में थोड़ा नामकरण बिगाड़े हुए। टाइम पीरियड का क्या बताया आपको? 2π/ω, ये टाइम पीरियड है। और अगर इस टाइम पीरियड को उल्टा कर दें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये नाम है इनके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब सोचो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो शब्दों का फेर अगर आपको नहीं पता तो क्या पूछ रहा है पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, अब दो ऑब्जर्वेशन है। क्या आपको लगता है कि ये जो V बना हुआ है, V ऐसे टिल्टेड V है, जब ये घूमेंगे तो ये V ऐसे घूमता घूमता सीधा भी हो सकता है? अगर ये V सीधा हो गया तो उसके क्या मायने हैं आपके लिए? पहली बात तो मुझे बताओ, कितना देर में वो V ऐसे सीधा हो जाएगा? अरे भाई, इनके बीच का एंगल 60 है, 60 है, तो V सीधा हो गया मतलब ये दोनों एंगल कितने हो गए? 30-30। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, इसे 30 इधर घूमना है और साइमल्टेनियसली वो भी 30 घूम जाएगा, तो ऐसा बढ़ जाएगा ना। तो क्या आपको लगता है कि जो ऊपर का फोटो अगर t = 0 का है तो नीचे वाला फोटो t = π/6/ω का है? इतनी देर के बाद का फोटो है ये। इस अवस्था में क्या खास बात है? इस अवस्था में एक खास बात है कि बोथ द पार्टिकल्स विल क्रॉस ईच अदर। वाई? अरे देखिए, इन दोनों का वाई प्रोजेक्शन सेम है, लेकिन एक फर्स्ट क्वाड्रेंट से वाई प्रोजेक्शन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, एक सेकंड क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट से वाई प्रोजेक्शन का मतलब होता है यू आर समवेयर एंड गोइंग पॉजिटिव, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में यू आर एट द सेम समवेयर एंड गोइंग नेगेटिव। तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग। भाई वो आगे था ना हमसे, वो तो वहाँ है, वहाँ बैठ के क्या करोगे? वापस आ जा। अगर आप एक्सट्रीम पे हो तो क्या कर रहे हो वहाँ बैठ के? समोसे तो तल नहीं रहे हो, यू हैव टू कम बैक। और हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ जाएंगे समोसे की दुकान पे, तो वो वहाँ है, हम यहाँ, तो हम जा रहे हैं, तो बीच में क्रॉस तो करोगे ना। तो कितने देर में क्रॉस करोगे? जब ये फेजर्स कैसे हो जाएंगे? ऐसे। ठीक है, तो व्हेनेवर यू सी समवेयर डूइंग दिस मीन्स फाइंड इनिशियल फेज ऑफ दिस। पहले इस माइनस को कंज्यूम करते हैं, तो माइनस को कंज्यूम करने का है वो पाई जोड़ना घटाना, वो देख सकते हैं। उसके बाद कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, उसमें आप देखो ये 90 - थीटा कर लोगे तो ये ओमेगा भी प्लस में हो जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड दिस। पहले तो मैंने माइनस को तो मैं बाद में कंज्यूम करूंगा, पहले मैंने इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट किया है बाय जस्ट राइटिंग 90 - दिस, 90 - दिस कर दिया, तो 90 - दिस करो तो ये आ जाएगा। तो एक तो मेरा ओमेगा टी प्लस में कन्वर्ट हो गया इससे। नेक्स्ट स्टेप में क्या लूँगा? इस माइनस को कंज्यूम करने के लिए डब्बे में पाई जोड़ दिया, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो आई हैव दिस, दिस इज माई इनिशियल फेज। 7π/6, एनीबडी गॉट दैट आंसर? द अल्टीमेट देसी मेथड इज, आप t0 डाल दो इसमें, आप तो t0 डालो। सो एट t = 0 x क्या आ रहा है? -a/2।
पता पड़ गया मुझे तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट का खेल है। नेगेटिव तो वही होता है, साइन थीटा माइनस हाफ कब होता है? थर्ड और फोर्थ। तो या तो मेरा आंसर जो फेज़र है वो या तो मेरा फेज़र है पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 भी चलेगा और 2 पाई माइनस 11 पाई बाई 6 भी चलेगा। अब ये मेरा आंसर कब है? जब मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव है, मतलब आई एम नेगेटिव एंड आई एम गोइंग नेगेटिव, बट आई एम नेगेटिव एंड माई वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसको साले को डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू ए ओमेगा फिर माइनस, भाई एक माइनस तो इसका एक ऑलरेडी है और एक कॉस को डिफरेंशिएट करो तो आता है माइनस साइन, तो माइनस तो जिंदा ही रह गया आपके, साइन ओमेगा टी, नहीं ओमेगा टी नहीं, सिर्फ लिखने की देर है बस। अब जरा t इक्वल टू 0 डालिए, v इज नेगेटिव, नेगेटिव होते ही आंसर ये हो गया। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकाल लो और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का साइन निकाल लो, तुरंत पता पड़ गया। व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट, क्विकेस्ट, फास्टेस्ट? देखिए इसका फेज एंगल आपका पाई बाई 4 है और इसका पाई बाई 2 है, तो आवर आंसर इज पाई बाई 4 अपॉन ओमेगा।